बढ़िया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर 9th लेक्चर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस अभिजीत बेटा, अभिजय बेटा बोलो क्या कह रहे थे। सर आज मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छा काम किया। क्या किया? सबसे अच्छा काम किया अपने जीवन का। सबसे अच्छा काम, बहुत हाँ, बढ़िया। क्या किया? केमिस्ट्री की रिवीजन। हाँ, रिवीजन। क्या बात है, बस आज ही करा? ये तो बहुत नहीं, आज बुरी मेरे बात को है। लगा कि मेरे को आज लगा रेगुलर कि वर्क है ये अच्छा काम थोड़ा किया। ये तो जस्ट नहीं करा स्टार्ट था। किया पहले दिन, है ना। बचकानी हरकत है ये, अच्छा थोड़ा काम है। जो रेगुलर कर रहे हैं डेली, वो अच्छा काम मानता हूं मैं कि हाँ वो ठीक कर रहे हैं, और ये लाइफ बना देगा आप। अच्छा, चलिए ओके सर। सर मेरी लेक्चर अटेंडेंस का स्टार्ट देखा करते हैं। आपने? क्या बेटा? मेरी अटेंडेंस का देखा? मेरे को कल रात को भी मैसेज आया था बंदी से कि मेरी अटेंडेंस 3% है। कोई बात नहीं, वो बात कर लेंगे, चिंता मत करो। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर है भाई, बाद में बात करते हैं बेटा। एक बार मैं स्टार्ट कर लूंगा ना। गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। गिब्स फ्री एनर्जी भाई वैसे तो हम ये कर चुके हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला करते हैं, डेल्टा जी कर चुके हैं। डेल्टा जी इक्वल एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। लेकिन इन्होंने स्टार्ट यहाँ से की है, ठीक है। पीछे न्यूमेरिकल्स दे दिए थे बट स्टार्ट यहाँ से। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? इज द थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल दैट मेजर द यूजफुल वर्क। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आया है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसको यूजफुल वर्क भी कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। या फिर इसे यूजफुल वर्क भी बोलते हैं। एंड स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहा है, और स्पॉन्टेनिटी मतलब कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, अपने आप हो सकती है कि नहीं, है ना। तो यूजफुल वर्क भी बोला जाता है। ऑब्टेनेबल फ्रॉम ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो उस टाइम पर ऑब्टेनेबल यूजफुल वर्क जो कोई सिस्टम कर सकता है उसको बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। अल्टरनेटिवली एक और इसका वो है डेफिनेशन, गिब्स फ्री एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम टू डू नॉन मैकेनिकल वर्क, नॉन मैकेनिकल वर्क एंड डेल्टा जी मेजर द नॉन मैकेनिकल वर्क डन ऑन इट, ठीक है। तो नॉन मैकेनिकल वर्क कितना कोई सिस्टम कर सकता है उसकी कैपेसिटी को हम बोलते हैं भाई डेल्टा जी, उसी को मेजर करते हैं, दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। यस क्लियर है सबको गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? यस यस सर। सर। सर नॉन ठीक है। मैकेनिकल वर्क, सर मैकेनिकल वर्क क्या होता है? मैकेनिकल वर्क बेटा फिजिक्स में पढ़ा नहीं आपने? मैकेनिकल वर्क कोई स्पेयर पार्ट काम कर रहा होता है, कोई आपको गरारी गियर घूमते हुए नजर आता है, वो मैकेनिकल वर्क है। नॉन मैकेनिकल वर्क जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, ये नॉन मैकेनिकल है ना। हीट हो गया, ये भी नॉन मैकेनिकल है। समझ गए? ओके सर, समझ। ठीक है। तो देखिए अब आगे, द टर्म फ्री वाज अटैच्ड टू गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर टू मीन द अवेलेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ यूजफुल वर्क। फ्री मतलब ये एनर्जी फ्री है, इसलिए फ्री वर्ड को यूज किया गया था। लेकिन however an increasing number of books don't include the attachment free refer to G as simply Gibbs energy। इसको आजकल सिंपली गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। बहुत सारी बुक्स में गिब्स एनर्जी होता है, लेकिन इसे फ्री एनर्जी भी बोला जाता था। फिर 1988 में, ठीक है, आयुपेक ने मीटिंग द टर्म फ्री वाज ड्रॉप, तो फ्री को ड्रॉप कर दिया गया। अब देखो 1988 1988 के अंदर इस फ्री वर्क को ड्रॉप कर दिया गया, लगभग आज से कितने 30 साल पहले, है ना। 30 से ज्यादा हो गया, 90 30 20 30 और 35, 35 ईयर अगो, 35 साल पहले इसको ड्रॉप कर दिया था। लेकिन फिर भी हमने भी पढ़ा और आप लोग भी फ्री वर्ड पढ़ रहे हैं। कमाल की बात ये, मतलब आयुपेक ने इसे ड्रॉप कर दिया फिर भी ये पढ़ा जा रहा है, ये कमाल की बात है ना। जबकि ये पढ़ा नहीं जाना चाहिए था ना, ये बुक्स में नहीं होना चाहिए था। बट बुक वाले अपडेट नहीं करते, कहते हैं जिसने जो एक बार कर दिया काम शुरू में वही रहता है, उसी की खिचड़ी पकती रहती है। यहां से अब आप ये चीज समझ सकते हैं, ठीक है। जबकि आयुपेक जो है वो इसको नहीं मानता, आईयूपीएसी जो है वो इसे नहीं मानता, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। अब आगे देखिए भाई, गिब्स एनर्जी फ्री हम ड्रॉप कर देते हैं, चलो ये कह रहे हैं। तो गिब्स एनर्जी जो होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होती है, सीधा सीधा फॉर्मूला आया था, इसकी कोई आगे पीछे की कहानी है नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा। A new thermodynamic state function G gives energy. Gibbs free energy is defined as G equal H minus T delta Ts.
H माइनस टी एस है, डेल्टा वर्ड यूज होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेल्टा जी जो है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस होता है। टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, इसको याद रख लेना, ये टर्म आपको लर्न होनी चाहिए सभी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखो भाई डेल्टा जी टीपी लिख रखा है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर 0 से कम है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। अगर डेल्टा जी इक्वल 0 है तो वो इक्विलिब्रियम में होती है रिएक्शन, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। डेल्टा जी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 बोले तो वो पॉजिटिव है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। दैट्स इट। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब आपको याद रखना है। हाँ, इसी में डेल्टा एस अगर पॉजिटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होती है कोई रिएक्शन, याद रख लेना, एस इसके अपोजिट है। वैसे भी एंट्रोपी बढ़ेगी तो स्पॉन्टेनिटी मानी जाती है कि सभी चीजें एंट्रोपी बढ़ाना चाहते हैं। अब आगे देखिए भाई, एच और जी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ध्यान से कीजिएगा। टू समराइज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय टू फैक्टर्स टेकन टुगेदर। दो फैक्टर एक साथ लिए जाते हैं, कौन से हैं भाई? पहला फैक्टर एंथैल्पी फैक्टर, दूसरा फैक्टर एंट्रोपी फैक्टर। एंथैल्पी और एंट्रोपी, इन दोनों फैक्टर्स को एक साथ देखते हैं तो हम एंट्रोपी इसको डेल्टा जी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो एंथैल्पी और एस डेल्टा एस एंट्रोपी, इन दोनों का क्या रिलेशन है जिससे कि डेल्टा जी की वैल्यू आती है। वैसे तो हमने कल वाले लेक्चर में इसको किया था कि एच पॉजिटिव होगा लेकिन छोटा होगा, एस जो है ये भी पॉजिटिव होगा लेकिन बड़ा होगा, तो वैल्यू बड़ी आएगी, ओवरऑल नेगेटिव आएगा। याद है ये चीजें? यस सर। तो कल किया था, है ना? Yes, sir. याद है। हाँ, ये वैसा ही है बिल्कुल, बस इसमें थोड़ा सा हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो देखो डेल्टा एच अगर नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, देखो भाई ये नेगेटिव हो गया एच, ये पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी? देखो जरा, ये नेगेटिव है, ये ओवरऑल टर्म तो फिर नेगेटिव आएगी अगर ये पॉजिटिव है तो, है ना? तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी? नेगेटिव, तो ऑलवेज डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यस, क्लियर है ये बात? यस गाइस? यस सर। है ना? अब यानी ऑलवेज रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होती है, ऑलवेज नेगेटिव आएगा। अब दूसरा देखिए, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है, एस नेगेटिव हो गया, एस नेगेटिव है, बाहर पहले से नेगेटिव लगा, टोटल टर्म होगी पॉजिटिव, और डेल्टा एच ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यानी ऑलवेज नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव के लिए उसने बता रखा है, एच नेगेटिव हो एस पॉजिटिव हो तो हमेशा नेगेटिव, एच पॉजिटिव हो एस नेगेटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव। अब ये चीजें याद नहीं करनी, इनको समझिए, आप खुद निकाल सकते हैं। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब नेक्स्ट वाला देखिए, एच भी पॉजिटिव है एस भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हो तो क्या होगा भाई? डिपेंड करेगा कि टी डेल्टा एस की वैल्यू अगर ज्यादा है एच से तो क्या होगा? लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर का मतलब टी डेल्टा एस की वैल्यू छोटी आएगी, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है माइनस वाली, एच वाली बड़ी है। एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे टी डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ गई, एच छोटा रह गया, तो वो नेगेटिव मतलब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस होगी। यस, क्लियर है सबको? Yes, हाँ बेटा। sir. अब देखिए नेक्स्ट, दोनों अगर नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? तो दोनों के नेगेटिव होने पर एट लो टेम्परेचर, देखो भाई एच नेगेटिव है एस भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव होगी टर्म। तो लो टेम्परेचर पर क्या होगा? टी डेल्टा एस की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई कम होगी, एच की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये माइनस में वैल्यू आएगी, तो माइनस होगा डेल्टा जी, स्पॉन्टेनियस। अगर हाई टेम्परेचर होगा, टी डेल्टा एस की वैल्यू ज्यादा आएगी, पॉजिटिव वाला बढ़ गया क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया, एच माइनस वाला कम हो गया, तो क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। यस, क्लियर है ये टेबल सबको? Yes, sir. ठीक है, वही कल वाली जगलिंग है, लेकिन इसको ध्यान से करना जरूरी है कि कब स्पॉन्टेनियस होती है कब नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट भी अच्छे से जरूर याद करना, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे देखिए भाई, मैंने उसी चीज को डिफाइन कर रखा है। पहला पॉइंट डेल्टा जी एच माइनस टी डेल्टा एस है, दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या आएगा? दोनों माइनस नेगेटिव आएगा, पहले केस में नेगेटिव आ रहा था, ऑलवेज नेगेटिव। टेम्परेचर इन केल्विन कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हम जानते हैं, केल्विन में टेम्परेचर होता है और वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।
अब नेक्स्ट वाले में क्या कहा था उसने, डेल्टा एस को नेगेटिव कर दिया था, दोनों नेगेटिव नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी सेकंड पॉइंट में। थर्ड वाले में लो टेम्परेचर के ऊपर और हाई, इफ टेम्परेचर इज वेरी हाई डेल्टा जी वेरी बिग होगा, नेगेटिव वाला तो नेगेटिव आएगा, अगर टेम्परेचर वेरी लो है तो माइनस की टर्म वेरी लो होगी, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। यस क्लियर है? यस सर। ये दोनों पॉइंट बस डिफाइन कर रखे हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब बात आती है थर्ड लॉ की। भाई अब मुझे आप लोग रिकॉल करवाइए पहले तो, फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ बताइए। डेल्टा यू प्लस क्यू प्लस वर्क। हाँ, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी जो होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, वर्क डन होता है, ठीक है, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या था? तो दूसरा क्या था पता ही नहीं है ना, हीट कैपेसिटी वाला था सर। क्या था? हीट कैपेसिटी वाला था सर। हीट कैपेसिटी वाला नहीं था, दूसरा ला था एंट्रोपी वाला, एंट्रोपी डेल्टा हाँ एस सर, एंट्रोपी डेल्टा क्यू डेल्टा बाय एस, टी होता है, ये डेल्टा सर क्यू बाय डेल्टा टी होता है, ये सेकंड लॉ से आया था, ठीक है। एंट्रोपी जो है वो सेकंड लॉ की ही वो है, क्या बोलते हैं उसको, पैदाइश है कह सकते हैं ना, सेकंड लॉ से ही डिराइव हुई है। इसके बाद अब थर्ड लॉ की बारी है, समझ में आ गया भाई? यस सर। एक और लॉ था, जीरोथ लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो किस किस को याद है? इम्पोर्टेंट था किस किस सर, मेरे को याद है याद है? सर, बाकी बहुत बाकी टाइम लगा बताओ था भाई। मुझे याद रखने में सर। मैंने इसकी पूरे दिन प्रैक्टिस करी सर, तब याद हुआ था मुझे। पूरा दिन प्रैक्टिस की थी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी किस किस को याद है भाई जीरोथ लॉ? याद है। चलो सही है। जीरोथ लॉ क्या कहता है, अगर एक चीज का टेम्परेचर दूसरी चीज के बराबर है और कोई तीसरी चीज है उसका टेम्परेचर भी दूसरी वाले के बराबर है तो पहली दोनों का बराबर होगा। है ना, सबसे इम्पोर्टेंट Yes, sir. चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं जरा थर्ड लॉ के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ था भाई U इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, बच्चों को याद रहता है। सेकंड लॉ एंट्रोपी वाला है, याद रखना, डेल्टा एस वाला है, बच्चों को याद नहीं रहता, पता नहीं वो क्यों भूल जाते हैं, वो एंथैल्पी में घुस जाते हैं, किसी और चीज में घुस जाते हैं, हीट कैपेसिटी में घुस जाते हैं ना। सेकंड लॉ जो है एंट्रोपी वाला है, एंट्रोपी डेल्टा एस, रैंडमनेस, ठीक है, जो कि टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब थर्ड लॉ देखिए भाई, थर्ड लॉ एंट्रोपी से ही लिंक रखता है, सेकंड और थर्ड लॉ दोनों एंट्रोपी पर है, ऐसा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड लॉ वो सेकंड लॉ से ही बना है, सिंपली ये कह सकते हैं। ये बोलता है एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है भाई, जीरो केल्विन, जीरो केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, जब टेम्परेचर जीरो केल्विन हो उसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। यस क्लियर है ये सबको, टेम्परेचर जीरो केल्विन, ठीक है। तो देखिए अब जरा परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, अब ये परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होते हैं भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, अकेला लैटिस भी बोलते हैं, परफेक्ट ऑर्डर में होते हैं, ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, याद है सबको, परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस किस को याद है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? लैटिस एनर्जी, लैटिस सॉलिड जो होते हैं, रसना को याद है, बाकी और बाकी स्टूडेंट भाई, शिवांगी को भी याद है, चलो ठीक है, मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने क्या बताया था, परफेक्ट सॉलिड कौन से होते हैं, जो परफेक्ट ऑर्डर में होते हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आप उनको सेट करेंगे या फिर जब आप उनको सॉलिड बना और लिक्विड बना के वापस सॉलिड बनाते हैं, वो उसी ऑर्डर में बार बार फिट होते हैं जो उनका पहले ऑर्डर था, और ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट होता है, सीधी लाइन मतलब सीधी लाइन, ठीक है। अगर कोई जिगजैग लाइन है तो वो जिगजैग लाइन में हमेशा परफेक्टली ऑर्डर्ड होंगे। अब बात करते हैं नॉन क्रिस्टलाइन कौन से होते हैं भाई, मतलब जो लैटिस नहीं बनाते, क्रिस्टल लैटिस नहीं बनाते, अपोजिट। वैसे प्लस टू का मैटर है, मैं फिर से बताता हूँ, प्लस टू में हम फिर से करेंगे इसको डिटेल में सॉलिड में। तो नॉन क्रिस्टलाइन वो होते हैं जो लंबे मॉलिक्यूल होते हैं, पॉलीमर्स, बहुत लंबी चेन्स होती हैं। अब चेन्स को आप एक दूसरे पर फिट करना चाहेंगे, कहीं ना कहीं से कोई दूसरी चेन एक जगह से मुड़ जाएगी, मुड़ने की वजह से क्या होगा, अब देखिएगा जरा, अगर ये एक चेन है और ये लंबी चेन है और ये ऐसे मुड़ गई, दूसरी चेन आई, दूसरी चेन बिल्कुल सीधी रह गई, तीसरी फिर से ऐसे ऐसे करके कहीं से मुड़ गई, कहीं से सीधी रह गई, तो देखो यहाँ पर गैप बढ़ गया मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पर गैप बहुत कम रह गया, नॉर्मल से भी कम रह गया, यहाँ पर गैप नॉर्मल रह गया। ये बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। इसकी वजह से हाइड्रोकार्बन, क्या बेटा? सर इसका एग्जांपल हाइड्रोकार्बन हो सकता है।
हाइड्रोकार्बन्स की लंबी चेन्स अगर हैं तो बिल्कुल है, पॉलीमर जो भी होगा अगर उसकी बहुत लंबी लंबी चेन्स हैं, जनरली इसका एग्जांपल पॉलीथीन कह सकते हैं। पॉलीथीन पता है ना, यस जो आप सर। लिफाफा यूज करते हैं घरों में, ये सर पन्नी। सर है ना, उसका पन्नी फॉर्मूला बोल क्या सकते होता हैं है? ना। उसका फॉर्मूला होता है बेटा CH2 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 CH2, चलते जाइए CH2 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 और इस तरह से चलते जाइए। तो हम इसको जनरली ऐसे दिखा देते हैं बस, सर ये भी थोड़ा सा, ऑर्गेनिक में वैसे तो 2 ही यूनिट दिखाते हैं, N लगा, हाँ ये ऑर्गेनिक है बेटा बिल्कुल, N लगा देते हैं। तो देखिए इसको दिखाने का मैं बेस्ट मेथड है बस 2 ही यूनिट दिखाओ और ऐसे हाइफन लगा दो और यहाँ लगा दो कि ऐसी ऐसी यूनिट ना बहुत है, कितनी है, हजारों की संख्या में ऐसी ऐसी यूनिट है। और लास्ट में क्या होता है फिर, क्या ये बंद होता है, एंड होता है कहीं पे? यस, यहाँ पर CH3 लगा दो। सर CS3 क्यों आएगा? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। चेन्स कहीं ना कहीं से बेंड हो जाती हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड, यानी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यस, क्लियर है बेटा सर सबको, आपकी नॉन वॉइस क्रिस्टलाइन। बीच में कट हो गई थी, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि अमोर्फस सॉलिड मतलब ये होता है पॉलीथीन का मॉलिक्यूल, दिस इज पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीइथीन होता है ये, इथीन, लेकिन ई को हम काट देते हैं तो पॉलीथीन अकेला लिखते हैं इसे, और ये इथीन से मिलकर बना है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड CH2 CH2, अगर इसका एक बॉन्ड हम तोड़ दें तो दोनों की वैलेंसी एक एक कम हो जाएगी और ये लंबी चेन ऐसे फिर आपस में जुड़ते जाएंगे, तो इस तरह से लंबी चेन बनाता है। यस, क्लियर है। तो ये होता है पॉलीथीन। अब पॉलीथीन के अंदर जब ये लंबा मॉलिक्यूल है तो ये कहीं ना कहीं से इसकी चेन जो है वो मुड़ जाती है, मुड़ने की वजह से इनका गैप कम या ज्यादा हो जाता है, तो ये परफेक्ट ऑर्डर नहीं रहता। और क्योंकि ये परफेक्ट ऑर्डर नहीं रहता, दैट इज व्हाई हम इनको बोलते हैं इम्परफेक्ट सॉलिड्स। दीज आर इम्परफेक्ट सॉलिड्स। यस, क्लियर है सबको? सर इसके फर्स्ट एंड Yes, yes. लास्ट में CS3 क्यों आया? बेटा एंड तो करोगे ना, आगे वैलेंसियां सारी पूरी नहीं करनी आपको, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है 4, तो एंड में, बिल्कुल एंड, कहीं तो एंड होता होगा इसका या चलता ही रहेगा ये? यस सर आ गया, अनलिमिटेड नहीं क्लियर हो गया। है ना, अनलिमिटेड चेंज हो सकती है, लिमिटेड है तो कहीं तो एंड होगा ही होगा। तो इस तरह से जहां पर भी एंड होता है वहां पर CH3 लगा सकते हैं। क्लोरीन भी लग जाता है कई बार, कुछ और चीजें भी लग जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इसको एंड करती हैं। CH2 के साथ क्लोरीन लगा दो क्योंकि वैलेंसी अपने को पूरी करनी है। तो ये होते हैं भाई अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो जो परफेक्ट नहीं Yes, होते sir. उनका तो हमें नहीं पता कि उनके साथ क्या होता है जो परफेक्ट नहीं, लेकिन जो परफेक्ट होते हैं ना क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनका पता है कि उनका एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर उनकी एंट्रोपी जो होती है उसको जीरो, टेकन एज जीरो, उसको जीरो लेते हैं। एंट्रोपी बोले तो रैंडमनेस, प्योरिटी, परफेक्ट कोई सॉलिड है, प्योर है मतलब परफेक्ट है तो प्योर है, डेफिनेट सी बात है। अब अगर कोई प्योर सॉलिड है, ठीक है, तो उसके अंदर रैंडमनेस जीरो, मैंने बोला था उनकी वाइब्रेशंस वगैरह सब जीरो हो जाती है, सब कुछ रुक जाता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. है ना, तो सब कुछ रुक जाता है, इसी को बोलते हैं भाई परफेक्ट सॉलिड्स, ठीक है। तो इसलिए परफेक्ट सॉलिड्स की एंट्रोपी को जीरो माना जाता है, टेकन एज जीरो, which means that absolute zero every crystalline solid is in the state of perfect order। वो परफेक्ट ऑर्डर में होता है, ठीक है, बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है, उनकी वाइब्रेशंस भी बंद हो जाती हैं। इट्स एंट्रोपी शुड बी जीरो, तो इसकी एंट्रोपी भी जीरो होनी चाहिए। ऑर्डर परफेक्ट हो गया तो देखिए, ऑर्डर परफेक्ट मतलब प्योर है ऑलरेडी वो, और वो परफेक्टली ऑर्डर्ड है, वो हिलता डुलता भी नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि उसकी एंट्रोपी जीरो होगी, उसमें रैंडमनेस नहीं होगी, एकदम परफेक्शन, जिसे बोलते हैं ना गॉड, भगवान बन गया। तो समझ लो कि अगर हम 0 केल्विन पर चले गए तो हम भी भगवान बन जाएंगे, है ना। तो कोई ठंडा होना चाहता है उतना, क्या भगवान नहीं बनना? सर, मर जाएंगे। देख लो, अरे भगवान बना रहा हूं मैं आप लोगों को, भगवान बनना कितना आसान है, परफेक्ट, कोई भी गड़बड़ रही ही नहीं। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, हमारे अंदर फिर भी गड़बड़ रहेगी। क्यों? हमारे अंदर बहुत सारे, हमारा डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, पॉलीमर होता है, सभी सेल्स में डीएनए भरा हुआ है, जितने भी प्रोटीन है सारे पॉलीमर होते हैं, सभी सेल्स में प्रोटीन भरा हुआ है, एक सेल में 3000 टाइप के प्रोटीन है। तो प्रोटीन और डीएनए क्या है? परफेक्ट सॉलिड नहीं है। अगर आप उन्हें 0 केल्विन पर भी ले जाओगे तो भगवान नहीं बनने वाले, याद रख लेना गलती से भी, हम परफेक्ट नहीं हो सकते। समझ में आ गया? साइंस भी बोलती है हम परफेक्ट नहीं, फिर भी हमें पता नहीं किस चीज का घमंड है। यस,
Yes, sir. आगे Yes, बढ़ते sir. हैं भाई। बाय द वर्च्यू ऑफ द थर्ड लॉ का गुण है, गुण, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, याद रखना, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी अनलाइक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी जो होता है यानी कि एच की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, चेंज इन एच निकाल सकते हो, डेल्टा एच निकाल सकते हो, बिल्कुल फाइंड किया जा सकता है, लेकिन एच नहीं निकाल सकते कि किसी मॉलिक्यूल में एंथैल्पी इस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कितनी है, वो नहीं निकल सकती है। एंथैल्पी को नहीं निकाला जा सकता, डेल्टा यू निकाला जा सकता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बट यू भी नहीं निकाला जा सकता, ये भी नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ चेंज निकाल सकते हैं एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी का। बट थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम एंट्रोपी को निकाल सकते हैं, एस को निकाला जा सकता है। डेल्टा एस तो निकल ही सकता है, चेंज इन एंट्रोपी, बट एस भी निकल सकता है। यस, ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ठीक है, तो एस को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अरे बड़ा आसान है, जब हमें पता है जीरो, मैं कहूं कि 0 केल्विन के ऊपर एस जो है वो 0 होता है, बात खत्म। तो ये निकल गया ना, यहां पर अगर एस निकल गया तो मुझे पता है डेल्टा एस तो मैं निकाल सकता हूं, तो डेल्टा एस यानी एस में से कोई दूसरे एस, S1 और S0, 1 डिग्री सेल्सियस पर जो एस है, 1 डिग्री नहीं सॉरी 1 केल्विन पर जो एस है और 0 केल्विन पर जो एस है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डेल्टा एस आएगा, है ना। तो डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो 1 डिग्री वाला भी तो निकाल सकते हैं। डेल्टा एस आ गया, 0 वाला हमें पता है ये 0 होता है, यानी कि ये जो डेल्टा एस आया वो S1 की वैल्यू आएगी। समझ में आ गया? यस सर। तो इस तरह से निकाला है। तो ये कहता है 0 केल्विन पर जो एस है, 0 केल्विन पर, और किसी भी अदर टेम्परेचर पर जो एस है, 0 केल्विन पर हमें पता है 0 होता है, इसको तो 0 ही मान लो, तो किसी भी टेम्परेचर पर जो एस की वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों का क्या होता है भाई, डेल्टा एस होगा, इन दोनों का चेंज। तो हमारे हिसाब से वो डेल्टा एस होगा, लेकिन वो जो डेल्टा एस है वो एक्चुअल में एस टी है, टेम्परेचर टी के ऊपर जो एंट्रोपी है, क्योंकि 0 केल्विन पर तो वो 0 थी, तो डेल्टा एस की वैल्यू एच टी आ जाएगी, बात खत्म। तो इस तरह से हम एंट्रोपी को निकाल सकते हैं। ये बोलता है 0 से टी तक इंटीग्रेट करेंगे, क्यों, रिवर्सिबल बाय टी। यस, क्लियर है बेटा सबको? ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए ये सिर्फ इतना नहीं है, इसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होके एक बड़ा सारा फॉर्मूला भी बनता है, ठीक है, हम उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली नहीं आता, ठीक है, बट हो सकता है एडवांस लेवल पर वो क्वेश्चन आए। अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। तो यहां से आपको थर्ड लॉ पता लग गया। तो देखिए भाई, एस एंड ओनली एस कैन बी कैलकुलेटेड, एस और ओनली एस दोनों को कैलकुलेट किया जा सकता है, ये मैंने यहीं से उठा के लिखा है, ठीक है, जबकि एंट्रोपी को, एंथैल्पी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्रिस्टलाइन सॉलिड लैटिस, क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, परफेक्ट ऑर्डर में होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब जरा, अब है भाई कुछ रिएक्शंस, कुछ क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल्स। फॉर ए रिएक्शन, ए गैस है, ए लिक्विड बना दिया, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 3RT है, 3RT इसने दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए भाई जरा, डेल्टा एच जो होता है, एंथैल्पी जो होती है वो क्या होता है, U प्लस P डेल्टा V होता है। P डेल्टा V की जगह पर NGRT लिख देंगे, क्योंकि रिएक्शन दे रही किसी ने प्रेशर और वॉल्यूम दिया ही नहीं, तो सीधा सीधा NGRT। NGRT को फाइंड आउट करें तो कितना निकलेगा भाई, डेल्टा N, प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन गैसेस फॉर्म, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैसेस फॉर्म। यस, तो प्रोडक्ट कौन सा है भी गैस में, 1 मोल है, और है नहीं है, 0 है, क्योंकि वो सिर्फ लिक्विड है। यस, समझ में आ रहा है ये? यस सर। है ना, और यहां पर गैस है, तो भाई रिएक्टेंट गैस था, तो एन, डेल्टा एन की वैल्यू होगी -1, बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम भरेंगे -1, आर की वैल्यू हमें पता है, टी की वैल्यू पता है, लेकिन आर और टी नहीं भरने वाले, क्यों, उसने डेल्टा एच दिया ही 3RT है, तो आर और टी की वैल्यू मत भरिए, 3RT यहां पर आ गया। डेल्टा यू की वैल्यू निकाल लीजिए, तो डेल्टा यू क्या निकलेगा भाई, फाइंड करेंगे -2RT, दैट विल। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। समझ में आ गया? अब उसने क्या दिया है, देखो ये 3RT है, देखो क्वेश्चन घुमाने का तरीका, ये 2RT है, कम कौन सा है, 2RT वाला हमें कम लग रहा है, लेकिन माइनस में जो बड़ा होता है वो कम होता है, इसका मतलब डेल्टा एच छोटा है डेल्टा यू से। जनरली आंसर आपको ये वाला नजर आएगा कि डी सही आंसर है। समझ में आई बात? तो थोड़ा ट्रिक को ध्यान रखिएगा, इसको डीपली सोचना है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है,
1 mole of non-ideal gas, non-ideal real gas है, undergo the change in the state, 2 atmospheric pressure दे रखा है, 3 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, 98 केल्विन टेम्परेचर है, और वो कहता है इससे वो कहां पर चली गई, 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, 5 लीटर वॉल्यूम हो गया, और 245 केल्विन टेम्परेचर हो गया, 98 से 245। तो सारा उसने टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों चीजें दे रखी हैं। नॉन आइडियल है, रियल गैस है। विच ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और उसका डेल्टा यू बता दिया, दे दिया उसने लीटर एटमॉस्फेयर, 30 लीटर एटमॉस्फेयर डेल्टा यू, ठीक है। द चेंज इन द एंथैल्पी ऑन द प्रोसेस इन लीटर एटमॉस्फेयर इज, तो एंथैल्पी का चेंज निकालना है लीटर एटमॉस्फेयर में। क्वेश्चन समझ में आया भाई? P1 दे रखा 2 एटमॉस्फेयर, V1 दे रखा 3 लीटर, T1 दे रखा 98, P2 दे रखा 4 एटमॉस्फेयर, V2 दे रखा 5 लीटर, T2 दे रखा 245 केल्विन। ये सारा डाटा हमें गिवन है, ठीक है, ये दोनों डाटा हमें गिवन है, ठीक है भाई। हमें पता है डेल्टा H इक्वल U प्लस P डेल्टा V होता है, ठीक है भाई। तो H1 अगर बोले तो U1 P1 V1 होगा, H2 U2 P2 V2 होगा। ये बस वैसे ही बनाने के दिखा रखा, सीधी सी बात है। डेल्टा H वही चीज लिख रखी है, डेल्टा H डेल्टा U। अब P डेल्टा V की जगह पर मैं कुछ और यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं P डेल्टा P डेल्टा V, क्योंकि दोनों चीजों में चेंज आ रहा है। P भी बदल गया, ये देखिए P, और V भी बदल गया, 5 लीटर एंड 3 लीटर, दोनों चीजें बदल रही हैं। तो मैं इस फॉर्मूले में डेल्टा P और डेल्टा V दोनों का यूज कर सकता हूं। यस, समझ में आई ये बात? यस सर। तो यहाँ पर P2 V2 की वैल्यू भर दी 4 और 5, P1 V1 की वैल्यू भर दी 2 और 3। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा H आ गया। डेल्टा H कितना आएगा, अब देखिए डेल्टा U की वैल्यू उसने दे रखी है 30, तो डेल्टा U की वैल्यू 30 दे दी, और P1 P2 V2 और P1 V1 का माइनस जो 14 आ गया। डेल्टा H की वैल्यू होगी 44 लीटर एटमॉस्फेयर। यस, क्लियर है सबको? यस सर। बस इतना ही है, और इसमें कुछ नहीं है। 1 मोल नॉन आइडियल गैस है, कोई चक्कर वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल है आपके पास, उसको कंबशन करवाना है, आग लगानी है एथेनॉल को, कंप्लीट कंबशन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगेगी, ऑब्वियस है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, एथेनॉल में आग लग सकती है भाई, शराब के अंदर आग लग जाती है। एथेनॉल ये होता है C2H5OH फॉर्मूला एथेनॉल का, ठीक है, आराम से चलता है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर इन द बोम कोलैरीमीटर, बोम कोलैरीमीटर के अंदर इसको मेजर किया गया। बोम कोलैरीमीटर का मतलब है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, डेल्टा H, ये इसी से मेजर होता है, यानी एंथैल्पी को मेजर किया जा रहा है। बोम कोलैरीमीटर का मतलब है एंथैल्पी को मेजर किया जा रहा है। ये समझ में आ गया भाई? यस सर। ठीक है, तो एंथैल्पी इसी से मेजर होती है, लेकिन इसने बोम कोलैरीमीटर में हमें जो वैल्यू दी है वो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू दी है, इंटरनल एनर्जी उसने दे दी, ठीक है। खुद बोला था हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बोम कोलैरीमीटर इज, तो हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो वो इंटरनल एनर्जी ही है बोम कोलैरीमीटर के अंदर। बस बोम कोलैरीमीटर का मतलब यही होगा, ये वर्ड देने का मतलब है कि वो इंटरनल एनर्जी दे रहा है, जो हीट प्रोड्यूस है वो इंटरनल एनर्जी है। यस, क्लियर है ये बात सबको? यस सर। इस वर्ड को अब ध्यान रखना है, इसलिए बोलता हूँ न्यूमेरिकल जरूर कीजिए, उनमें कुछ कुछ वर्ड्स की वजह से कुछ चीजें समझ में आती हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 273 जोड़ेंगे तो 298 केल्विन हो गया। अब उसके बाद में कहता है एज्यूमिंग आइडियलिटी द एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर द रिएक्शन विल बी, तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा H बताना है, T दे दिया, U दे दिया भाई, डेल्टा H आपको बताना है। तो डेल्टा H क्या होता है, U प्लस डेल्टा NGRT, रिएक्शन दे रखी है उसने। तो यहाँ पर गैस 2 मोल ये बन रही है, बैलेंस है ये ऑलरेडी, और 1 मोल और 3 मोल ये गैस है। तो प्रोडक्ट कितने हैं, 2 मोल, नंबर ऑफ मोल गैस फॉर्म में, रिएक्टेंट 3 मोल है, तो 2 - 3 -1 आएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, तो डेल्टा N की वैल्यू पता है, R की वैल्यू 8.314, T उसने दे रखा था 298, सारा कुछ भर दिया, आंसर आ जाएगा डेल्टा H। यू विल फाइंड द डेल्टा H, दैट्स इट। क्लियर है बेटा? सर ये वाला फिर से बता दो सर। देखो डेल्टा H इक्वल U प्लस NGRT है, ठीक है, U प्लस P डेल्टा V होता है, P डेल्टा V की जगह पर NGRT भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जरा क्या है, डेल्टा H इक्वल डेल्टा U, डेल्टा U की जगह पर जो वैल्यू दे रखी है उसने बोम कैलोरीमीटर में, जो हीट प्रोड्यूस है वो डेल्टा U ही है।
तो डेल्टा यू की जगह वैल्यू कर दी, इंटू 1000 कर दिया, किलो था तो किलो की जगह पर हमें जूल लेके आना था, डेल्टा एन की वैल्यू -1 आ रही है, डेल्टा एन यहाँ पर निकाल लिया हमने, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 2 - 3 जो सिर्फ गैस फॉर्म में थे, ठीक है, और आर की वैल्यू 8.314 है, टेम्परेचर 298 दे रखा है, दैट्स इट, सभी वैल्यूज भरिए, डेल्टा एच निकल आएगा। यस, क्लियर है, समझ में आ गया बेटा सबको? कैसे क्लियर है? ठीक है, ये आगे तो आ बढ़ते गया। हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया की स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अमोनिया की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, यानी कि वो H2 + N2 इससे मिलकर बन रहा है अमोनिया, ठीक है, NH3। अब देखिए भाई, नाइट्रोजन आपको एक ही मोल वो चाहिए, हम 1 मोल अमोनिया बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन कितनी चाहिए, ½ मोल नाइट्रोजन चाहिए, मतलब यहाँ पर ½ मोल N2 लेंगे तभी 1 वो रहेगा, हाइड्रोजन 3 चाहिए, 3 कैसे बनाए भाई, 3/2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 लगा दूं, यस, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस हो गई, यानी कि मेरे पास 3/2 यस है, यस 2 हाइड्रोजन 3/2 है, तो इसका 3/2 निकालोगे तो वो 3 निकल आएंगी, 3 हाइड्रोजन हैं, 1 नाइट्रोजन है, इस तरह से मैंने क्या किया, 1 मोल अमोनिया बना लिया, और इसकी एंथैल्पी उसने दे रखी थी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है एलिमेंटल स्टेज में होने चाहिए, एलिमेंटल है, -46.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है, जूल पर मोल बना लो, 46,000 जूल लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझ में आ गया भाई, इसने दिया क्या है? यस सर। ठीक है, यही रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, देखो 3/2 यस सर, आ गया। ये वाली रिएक्शन यही लिख रखी है, और इसी की वैल्यू उसने दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, इफ द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एटम इज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एटम से हाइड्रोजन बन रही है, यानी वो कह रहा है H + H, इससे H2 बन रहा है, और इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है ना वो 436 किलो जूल पर मोल है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब हमें देनी पड़ेगी H + H से, तो H तो अकेला होता नहीं है, मैं इसको भी 2 लगा दूं, इसको भी 2 लगा दूं, इसके आगे ½ लिख दूं, इसके आगे ½ लिख दूं, ऐसा कुछ, ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन H2 बन रहा है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो मैंने इसको लिख रखा है यहाँ पे डेल्टा HF, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टेज, वो इसने दिया हुआ 46, क्लियर है? 46 तो अमोनिया का था ना, अरे नहीं ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ओनली, ठीक है, हाइड्रोजन वाला नहीं यहाँ पर लिखा हुआ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, H स्टैंड फॉर एंथैल्पी, नॉट फॉर हाइड्रोजन, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया, यानी कि एंथैल्पी वही अमोनिया वाला दे रखा है इसने, ठीक है, 46 किलो जूल पर मोल, इसका एंथैल्पी दे रखा है। अब आगे देखिए भाई, ये है अमोनिया बन रहा है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब आगे ये क्या बोलता है, दैट ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन का है 712 किलो जूल पर मोल, मतलब नाइट्रोजन भी अपने एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन N2 बना रहा है, और इससे एनर्जी निकलती है 712 माइनस की किलो जूल पर मोल है, और हाइड्रोजन अपने एलिमेंट से बन रहा है, तो हाइड्रोजन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना बता रहा है वो हो रहा है 436 किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये प्लस की है। ये समझ में आ गया क्या क्या दिया हुआ है? यस सर। ठीक है, और ये यस सर, आ गया। 46 वाली है अमोनिया की दे रखी है। तो देखिए क्या हमने क्या निकालना है, उसने क्या कहा, द एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड इन अमोनिया इज, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को की बॉन्ड एनर्जी बतानी है आपको। कैसे पता लगेगी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी? देखिएगा यहां क्या किया गया है, 436, क्या है 436? हाइड्रोजन की फॉर्मेशन की एनर्जी है, मेरे पास तो हाइड्रोजन 3/2 है, यस है ना, H2 का मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की एंथैल्पी 436 है H2 की, और मेरे पास 3/2 H2 है जो इस बैलेंस इक्वेशन में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। जिससे मैंने अमोनिया का 1 मोल बनाया था, तो मैं Yes, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हाइड्रोजन की फॉर्मेशन की एंथैल्पी आ गई।
सेम अब नाइट्रोजन की चाहिए थी, -712 है नाइट्रोजन का, लेकिन नाइट्रोजन तो मेरे पास 1/2 है बैलेंस इक्वेशन में, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, नाइट्रोजन की भी आ गई। ठीक है, दोनों की एंथैल्पियां मेरे पास आ चुकी हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की। अब उसने क्या कहा था, NH3 की फॉर्मेशन की एंथैल्पी जो है एलिमेंटल स्टेज से वो है 46, तो ये 46 आ गया। ठीक है, किलो जूल पर मोल है, सारे किलो जूल में चल रहे हैं, याद रख लेना, 1000 से मल्टीप्लाई किसी को नहीं की। तो मान लो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे, अमोनिया की एंथैल्पी में से, याद रखना अमोनिया की एंथैल्पी में से माइनस कर दिया मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यस, क्लियर है, ये रिएक्शन की एंथैल्पी आ गई, ये समझ में आया सबको? यस सर, आ गया। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इनकी जो फॉर्मेशन की एंथैल्पी थी और इसकी जो फॉर्मेशन की एंथैल्पी, इसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी तो इतनी है, लेकिन इसमें ये भी तो बने थे ना पहले, तो इनकी फॉर्मेशन वाली एंथैल्पी मैंने घटा दी और इसमें से घटा दी कि इसको फॉर्म करने में टोटल कितनी एनर्जी लगी, इतनी लगी, और इन दोनों को अलग अलग फॉर्म करने में जितनी एनर्जी लगी थी वो मैंने घटा दी, तो सिर्फ अमोनिया को फॉर्म करने में जितनी एनर्जी लगेगी मेरे पास आ गई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। और मान लो वो x किलो जूल पर मोल आई, x मान रहा हूं मैं, ठीक है, तो यानी इसकी कैलकुलेशन x है, आप कर सकते हैं कैलकुलेशन? यस सर। तो x किलो जूल पर मोल जो है, अब देखिए वो क्या है, अमोनिया की फॉर्मेशन की एंथैल्पी आ गई, रिएक्शन की एंथैल्पी, क्योंकि अमोनिया की, अकेले अमोनिया की आ गई ना, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की तो माइनस कर दी, अब अकेले अमोनिया की फॉर्मेशन की एंथैल्पी आ गई। बट अमोनिया में तो 3 बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ में, 3 बॉन्ड है, तो मैं अगर इस एनर्जी को 3 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास NH, एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एवरेज एनर्जी आ जाएगी, बॉन्ड की एंथैल्पी, एक नाइट्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी। यस, क्लियर है बेटा, ये समझ में आ गया? हाँ भाई, कहाँ हो सभी? सर यही है, आ गया था मुझे, आ गया, ठीक है। तो सिंपल था कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जो एंथैल्पियां उसने दे रखी है फॉर्मेशन वाली, अमोनिया की भी एंथैल्पी उसने फॉर्मेशन की दे रखी है, लेकिन हमें इन दोनों को घटाना है क्योंकि सिर्फ अमोनिया की चाहिए मुझे, अमोनिया के बनने से पहले ये भी बने थे, तो मुझे इसकी एंथैल्पी चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी अमोनिया की स्टैंडर्ड एंथैल्पी हमने निकाल ली, मान लो वो XI 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अमोनिया में 3 बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के साथ में, तो एक अमोनिया और एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी आ गई X/3, दैट्स इट। यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये कल वाला क्वेश्चन है अभी। फॉर ए सिंपल परफेक्ट गैस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड एज अ चेंज इन द आइसोथर्मल Pi to Pf, ये हमने किया था, डेल्टा S जो होता है एंट्रोपी का चेंज जो है वो NR नेचुरल ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P2, याद है कल वाला ये? सर याद है। yes, आगे देखिए, ये भी कल वाला क्वेश्चन फिर से आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम एट द कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर पर तो हमें पता है डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, तो इक्विलिब्रियम होता है, उसके अलावा ये सारे गलत आए थे, ये कल किया था ना सबने? यस सर, किया था। ये सब करवाया था आपने, बिल्कुल, ये कल वाला ही है। आगे ये भी कल वाला ही है, ये भी हमने कर रखा है भाई, ये सब ये भी करवा है ना, ये तीनों क्वेश्चंस कल वाले ही थे जो कल हमने किए थे। तो भाई आज का लेक्चर इतना ही था, 9वां जो है आपका वो खत्म हो चुका है, लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स एंड हो चुकी है। अब मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ देर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और इसको एंड करेंगे, बस इतना ही है इसके अंदर। लेट्स सी द एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स कहां से शुरू होगी एनसीईआरटी में? यहीं से शुरू होनी चाहिए। ये जितने भी ब्लैक वाले लगे हुए हैं ना, ये ध्यान दे लेना, तो जो भी ब्लैक ब्लैक आपको ये दिखाई दे रहे हैं जहां पर भी, इसका मतलब ये सारे मैंने वो पेजेस हैं जिनको हमने एडिट किया हुआ है। तो सोचो कितने सारे पेजेस ऑलरेडी एडिट है। और ये क्या है भाई? पीवीएनआरटी, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो देखिए भाई, थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की सोल्ड बुक है ये, क्यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू। थोड़ा रिवीजन करवा रहा हूँ। डेल्टा डब्ल्यू मैक्सिमम क्या होता है? 2.303 एनआरटी log V2 by V1 या फिर P1 by P2, याद है सबको? सर माइनस था,
माइनस आता है, कब आता है? एक्सपेंशन का वर्क हो तो, कंप्रेशन का हो तो नहीं आएगा। यस, ओके सर। क्लियर है? माइनस अपने हिसाब से एडजस्ट करना यस सीखो। सर, यस। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, डेल्टा वी पीवी क्यू होता है, क्यू डब्ल्यू के इक्वल होगा अगर क्यू की वैल्यू 0 हो, तो फालतू फॉर्मूला दे रखा है। पी डेल्टा वी डेल्टा एन जी आर टी, ये भी हम कर चुके हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, सी क्या होता है? क्यू बाई टी, क्यू बाई डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, क्यू अप्लाई सप्लाई करने पर टेम्परेचर कितना चेंज होता है, यही है हीट कैपेसिटी। यस, टी याद होगा यस सबको, सर। डेल्टा क्यू इक्वल सी डेल्टा टी होता है ना। मोलर अगर लगाना हो तो पर मोल लगा देते हैं इसके नीचे, है ना, और अगर ग्राम लगाना हो पर ग्राम लगा देते हैं, बस इतनी सी बात है। क्लियर है सबको? वैसे हम सी यस की सर। वैल्यू निकाल देते हैं, सी एम जो होता है वो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी पर मोल, नंबर ऑफ मोल एन लगा दो, या फिर पर ग्राम जी लगा दो, तो वो सी एम मोलर मोलर हीट कैपेसिटी, या फिर एस बन जाए, वो एस होता है ना, वो एस होता है यस सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यस सर। है ना, वो एस हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी वाला नहीं है ये भी ध्यान रखना। आगे ये बता सर एक साइन ज्यादा करने के एम ना सी डेल्टा टी, सर, दो ऐसे एक ही चैप्टर में। क्या बेटा? सर दो ऐसा आ रहे हैं सर एक ही चैप्टर में, सर क्या पता गलती से कभी कंफ्यूजन हो गई तो। नहीं 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 नहीं, एस हमेशा डेल्टा एस के फॉर्म में वो लिखेगा, नाम भी लिखेगा, मत चिंता करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सी एम सी बाई एन होता है, ये हमें पता है, हीट कैपेसिटी को एन से डिवाइड कर दो, तो हीट कैपेसिटी क्या थी भाई? क्यू बाय डेल्टा टी था, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इसको एन से डिवाइड कर दो, तो ये हम कर चुके हैं पहले से, फॉर्मूले वही है। सीपी माइनस सीवी आर होता है, सीपी माइनस सीवी एन आर होता है, ये एन आर वाला फॉर्मूला याद करो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अगर एन की वैल्यू 1 है तो वो आर के इक्वल है, सीपी माइनस सीवी। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं, ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी का माइनस जो होता है वही होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख रखा है। टोटल एंथैल्पी निकालनी हो H1 H2 H3 तो सिंपल सी बात है। ठीक है, यही है फॉर्मूले लगभग। आगे बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी में तो वो वाले फॉर्मूले हैं ही नहीं जो मैंने आपको करवाए हैं। अब यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, एंट्रोपी वाले फॉर्मूले नहीं है वो, दिख रहे हैं ना, सारे फॉर्मूले खत्म हो गए, बस शुरू हुआ और खत्म। यस, क्लियर है? तो सर एनसीईआरटी में एंट्रोपी नहीं है? एनसीईआरटी 70% ऑफ क्या बोलते हैं एडवांस, या 70% ऑफ आईआईटी लेवल क्वालिफाई करता है, 70%, 30% तो अलग चीज है। जो आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, हम पागल थोड़ा है, सीधा एनसीईआरटी से पढ़ा दें, है ना। सारे फॉर्मूले एनसीईआरटी कवर नहीं करती, और ये सबसे बुरी चीज है, सबसे घटिया चीज है। क्या? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो अच्छे हैं, 70% सिलेबस भी कवर करती है, लेकिन एडवांस लेवल वाले जो भी बनाता है उसको गाली निकालनी चाहिए भाई, जो भी बनाता है। व्हाई ही इज मेकिंग द पेपर सच व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द, व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी सिलेबस। जो एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट ही नहीं है वो सिलेबस में क्यों डाल रहा है भाई? वो फॉर्मूले क्यों डाल रहा है? वैसा न्यूमेरिकल क्यों डाल रहा है भाई? वो हम कैसे सीख सकते हैं भाई जो हमने पढ़ा ही ना हो कभी भी? कितनी गलत चीज है, सोच के देखना। मैं ये +1 से कहता आ रहा हूँ, जब मैं +1 में था तब मुझे पता लगा, तो मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि भाई 30% सिलेबस ही अलग है, एडवांस में तो तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें क्या पता, वो लोग कोचिंग लेते थे, तुम्हें क्या पता, तुम तो एनसीईआरटी देखते हो, तुम्हें पता ही क्या है सिलेबस क्या होता है। तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि जब हमारे पास बुक्स ही नहीं है, जब हमारे पास सिलेबस ही अलग है, तो हम कैसे फाइट कर सकते हैं किसी टेस्ट से? कैसे लड़ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोगों को जो लगता है ना, जो टीचर ये बताता है कि एनसीईआरटी कर लो, बस एनसीईआरटी में से सब कुछ कर लो, जूता उठाना उसके सिर में मारना कि बेटा एनसीईआरटी करके तू पार करके दिखा दे, रिटर्न में दे देना उसको कि एनसीईआरटी करके और तू आईआईटी एडवांस पार करके दिखा दे, हम मान जाएंगे एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से बाहर कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना तुझे, भले ही तुझे आता हो, क्योंकि उसने तो हायर पढ़ा होगा ना, उसने तो एमएससी की होगी, उसने तो ये फॉर्मूले पढ़ भी रखे होंगे डेफिनेटली। लेकिन उसको बोलना कि तू हायर में नहीं जाएगा, एनसीईआरटी के फॉर्मूले से एक से भी बाहर मत जाना, मुझे दिखा देना कि ये फॉर्मूला यूज किया और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मेरे को दिखा देना, क्या मैं मान जाऊंगा कि एडवांस का पेपर सोल्व कर सकते हो? क्या नकल मार के सोल्व कर लेना, बाकी छोड़ो, सॉल्यूशन नहीं हो रहे ना, हो सकता है टीचर को ना आता, उसको कहना एनसीईआरटी का कभी एडवांस लेवल का क्वेश्चन, सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का देखा है? कभी कभी देखा है क्या? कभी इसको सोल्व करने की कोशिश की है क्या? कभी फिर मैच किया है कि एनसीईआरटी से कितना सोल्व होता है और एनसीईआरटी के बाहर से कितना सोल्व होता है? 30% का डिफरेंस है।
लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कितना बड़ा मिथ फैलाते हैं टीचर्स। मुझे नहीं पता कि उन्होंने शायद कभी पेपर दिया नहीं, कभी उसको अच्छे से सॉल्व नहीं किया, कभी अच्छे से दिमाग नहीं लगाया कि भाई ये पेपर 2 क्वेश्चन उनको मिल जाए, फॉर्मूला सेम मिल जाए एडवांस लेवल पे, तो सीधा बोल देखो ये तो एनसीईआरटी से आया हुआ है। अरे 2 क्वेश्चन में एडवांस खत्म हो जाता है क्या? सोचना जरा इस बात पे। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर, आ रही है ना? तो जो भी टीचर ऐसा कहते हैं वो बहुत बड़ा मिथ है, और बच्चे ना फिर उनको फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बहुत सारे बच्चे। टीचर ने एक बार कह दिया, मान लिया कोई दूसरा टीचर बोले ना बेटा नोट्स से होगा, आप लोगों को मटेरियल अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के ऊपर मटेरियल अलग है, उसमें एनसीईआरटी नहीं है, सारी कुछ अलग है, उससे बाहर की चीजें एनसीईआरटी से हायर लेवल भी है, बहुत सारी चीजें हायर लेवल पर है। कुछ लोग कहते हैं कि जो नीट का पेपर है वो एनसीईआरटी में से आता है, डिट्टो लाइन टू लाइन, एक एक लाइन पढ़ लो, एक एक लाइन समझ में ही नहीं आएगी, डफर्स। किसी को नहीं आती है एनसीईआरटी समझ में, अगर किसी को आती है ना उसने डेफिनेटली दूसरी बुक से और दूसरे क्या बोलते हैं इसको, मटेरियल से पढ़ा हुआ, अच्छी तरह से पढ़ा हुआ, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रखी है, फिर आप एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ोगे, उसके अंदर 4 लाइनें मिलेंगी आपको। मैंने एक एक लाइन पढ़ा रखी है एनसीईआरटी की, एक एक लाइन बच्चों को पढ़ा रखी है, याद रखना। और उसको पढ़ाने के बाद दूसरे एडिटर्स की बुक मुझे पढ़ानी पड़ी, क्योंकि एनसीईआरटी वो चीजें कवर कर ही नहीं रही थी। इसलिए बोल रहा हूं, बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। 2009 से एनसीईआरटी पढ़ाई मैंने, 2009, 23 चल रहा है, सोच लेना। 9 और 10 में एनसीईआरटी पढ़ाई थी, +1 और +2 को साथ में साइमल्टेनियसली दूसरी बुक्स भी पढ़ानी पड़ी मुझे, क्योंकि मुझे पता है। बट वो बच्चे कहते हैं सर हमारे टीचर कहते हैं एनसीईआरटी से पढ़ना, हमारे टीचर कहते हैं एनसीईआरटी। और तब मैं नया नया था, तो मुझे इतना पता था कि बेटा गलत कर रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, आई हैव टू टीच देम फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि उनके टीचर ने एनसीईआरटी लगवा रखी थी। बट साथ में मैं साइमल्टेनियसली दूसरी बुक में से उनको बचा खुचा मटेरियल हर लेसन में से करवाता था कि ये रह गया, ये रह गया। और एनसीईआरटी पे लिख लिख के, भर भर के लाइनें, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, उसके अंदर लाइनें भर भर के मैंने अंडरलाइन की हुई कि भाई एक लाइन में बहुत सारे मतलब छुपे हुए हैं। तब जाके उनको समझ में आई। आप समझ ही नहीं सकते एनसीईआरटी को, इतना आसान नहीं है वो। जब हायर लेवल की नॉलेज होने के बाद लोअर लेवल की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बच्चों को लगता है अरे समझ तो आ रही है, ये तो आसान है, ये तो बढ़िया है, इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है। सब कुछ देना मतलब एक लाइन दे दी, एक हेडिंग दे दी, एंट्रोपी, सब कुछ दे दिया, खत्म एंट्रोपी। एंट्रोपी की डेफिनेशन देने से एंट्रोपी हो जाती है? हाँ, एनसीईआरटी में दे तो रखी है एंट्रोपी, ये एंट्रोपी दे रखी है उन्होंने। बताओ कौन सा फॉर्मूला, एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, फॉर्मूला लग रहा है आपको एंट्रोपी की, जो मैंने अभी अभी करवाए थे। अभी एक आया था, NR नेचुरल लॉग P1/P2, है क्या यहां पर दिख रहा है? नहीं ना, प्रूफ के साथ बात बोल रहा हूं, याद रख लेना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो एडवांस लेवल में आती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में दी ही नहीं हुई। तो कितना बड़ा धोखा और ब्लाइंड गेम खेला जाता है, और फिर टीचर इस चीज से मैनिपुलेट करते हैं बहुत से बच्चों को। एनसीईआरटी कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर तो सारा डायरेक्ट ही बताते हैं एनसीईआरटी में सारा कुछ तो है, उन्होंने एमएससी की है ना, इसलिए वो लाइनें पढ़ते हैं। वो जिंदगी में पहली बार तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। सारे के सारे हरामखोर ट्यूशन पर पढ़ के उसके बाद सरकारी जॉब लगने के बाद में बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ ले। ट्यूशन पे अपने बाप से नोट्स मांग रहे होते हो। गुस्सा आ रहा मेरे को इस बात पे, लैंग्वेज भी थोड़ी सी अलग यूज कर रहा हूं, याद रख लेना। ट्यूशन पे वो नोट्स मांगते हैं उनसे, और नोट्स से पढ़ के और उसके बाद आप लोगों को शिक्षा देते हैं कि एनसीईआरटी से पढ़ लो। कितनी बैडनेस है, सोच के देखना कितना मूर्ख बनाया जाता है। और वो सभी टीचर आप लोगों को शायद अच्छे लग रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि वो प्यार से बोलते हैं, आप लोगों को कुछ समझाते हैं नहीं। जब समझ में आ गया थोड़ा बहुत, आप लोगों ने इधर उधर से कर लिया, टीचर प्यार से बोलते हैं हाँ बेटा, हाँ बेटा, बस आपको लगता है तो बहुत बढ़िया टीचर है। ये चीज सिर्फ दिमाग में आती है आपके, और कुछ आनी जानी है नहीं। इसके अलावा क्या है सिलेबस में, कभी उठा के देखना, कभी ध्यान से देखना, पता लगेगा कि एनसीईआरटी के अलावा बाकी के इतने बड़े कोचिंग सेंटर, करोड़ों रुपए का कारोबार है, अरबों में कारोबार है हमारे देश में कोचिंग सेंटर्स का, जो आईआईटी एडवांस तक की तैयारी करवाते हैं। पागल बैठे हैं सारे के सारे। एनसीईआरटी क्यों नहीं लगवा रहे हो? सब डफर है वो, तो उनका तो धंधा फेल है। बस इतनी सी बात कह दो कि भाई उनका धंधा तो फेल है, तो नहीं वो तो वैसे ही बता रहे हैं, वैसे ही, मतलब उनको बेवकूफ बना रहे हो। अगर एनसीईआरटी सब कुछ होता, जो टॉपर्स हैं वो पागल हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने उस फलाने इंस्टीट्यूट का सिलेबस लिया था, धिकड़े का लिया था। हालांकि सभी इंस्टीट्यूट में, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सबका सिलेबस लगभग एक जैसा है। तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं, अब दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। थ्योरी कीजिए जो हम करवा रहे हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की थ्योरी अगर पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। लेकिन वो पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल है मेंस लेवल के क्वेश्चंस कीजिए। थर्ड लेवल है एडवांस लेवल, जो सबसे टफेस्ट शीट होती है। 3 शीट होती है, सभी इंस्टीट्यूट 3 शीट में क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाते हैं, प्रैक्टिस।
3 शीट। पहला लेवल एनसीईआरटी जो नॉर्मल आसान आसान होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। दूसरा लेवल होता है मेंस लेवल, थोड़ा सा टफ लेवल है वो, लेकिन वो भी आसानी से हो जाता है अगर एनसीईआरटी कर रखी तो। तीसरा लेवल होता है एडवांस लेवल, जो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारे तिकड़मबाजी करनी पड़ती है, सबसे मुश्किल वाला लेवल वो होता है। और मैं आप लोगों को बोलता हूं हर रोज एक क्वेश्चन एडवांस का कर लो। 10 दिन अगर कोई लेसन चल रहा है तो 10 क्वेश्चन एडवांस के हो गए, बात खत्म। सो सिंपल इट इज। यस, समझ में आ रहा है? 10 क्वेश्चन एडवांस, 7 क्वेश्चन हर रोज एनसीईआरटी के उठाइए। अगर एनसीईआरटी सारी खत्म हो जाए तो मेंस के दो क्वेश्चन की जगह पर मेंस के 3 या 4 क्वेश्चन और एडवांस के 2 क्वेश्चन कर लीजिए, बस इतना काफी। 5 क्वेश्चन टोटल कर लेते हैं, 3 एडवांस के, 2 एडवांस के, 3 मेंस के, 5 क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी अगर खत्म हो गई है तो 5 क्वेश्चन डेली सिर्फ। लेकिन आप लोग वो भी नहीं कर रहे हो, आसान काम है, बट 1 साल बाद हर रोज 5 क्वेश्चन, 300 दिन लगा लो, ज्यादा मत लगाओ, साल में 65 दिन खत्म कर दो, संडे खत्म कर दो, 10-15 दिन की छुट्टियां खत्म कर दो, 52 संडे होते हैं साल में, 52 संडे को मत पढ़ो, मत क्वेश्चन करो। उसके अलावा 15 दिन की और छुट्टी कर लो, होली, दिवाली, ईद, जितना जो कुछ मनाना मना लो, उस दिन भी आप रिलैक्स रह सकते हो। उसके अलावा 300 दिन बचे, हर रोज 5 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, 300 दिन में कितने हो जाएंगे? 1500 क्वेश्चन। 2 साल में 3000 क्वेश्चन। 3000 क्वेश्चन एक दिन में कर लोगे पेपर से पहले? पेपर से पहले एक दिन में 10 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होने आपसे। 10 क्वेश्चन करते टाइम भी सांस फूल जाएंगे क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है, थ्योरी पढ़ने लगोगे, इसने क्या दे दिया, क्या किया, सॉल्यूशन के साथ भी समझ में नहीं आएंगे। 10 क्वेश्चन पेपर से पहले। और वरना अगर रोज सिर्फ 5 करो, 10 नहीं करने, सिर्फ 5 क्वेश्चन मेंस और एडवांस के, 3 मेन 2 एडवांस, एनसीईआरटी करने के बाद 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 3000 क्वेश्चन। टीचर्स ने भी 3000 क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होते, ज्यादातर आपके जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने 3000 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रखे हैं, याद रख लेना। तो सोच लेना कि आप लोग कितना बेटर पहुंच जाओगे, बट आप लोग इस चीज को सुनते ही नहीं हो। थोड़ी थोड़ी लिटिल लिटिल प्रैक्टिस एक दिन बहुत बड़ी बन जाती है। हर रोज कुएं में 1 रुपया डालना शुरू कर दो, हर रोज 1 रुपया। तो सोचो 1 साल में 365 बनते हैं। सारी फैमिली अगर हर रोज 1-1 रुपया डाले, अगर एक फैमिली में 4 मेंबर भी हैं तो रोज 4 रुपए हो गए, और 365 दिन में कितने हो जाएंगे? 1 साल में। और सोचिए 10-20 साल में कुआं भर जाएगा, 20-1 साल में। और 1 रुपया निकालना शुरू कर दो, सेम कुआं भर के रुपयों का भरा हुआ 1 रुपया निकालना शुरू कर दो, कुआं खाली हो जाएगा। वही चीज में नॉलेज है, हर रोज 1-2 क्वेश्चन, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाओ। मैं ज्यादा बोलता ही नहीं हूँ। 3 घंटे से 4.5 घंटे सिर्फ आपको लगाने हैं सेल्फ स्टडी पे। 3 से 4.5 घंटे क्वेश्चन आंसर करने हैं पेन और नोटबुक से, बस इतना। 3 से 4.5 घंटे, दैट्स इनफ, इससे ज्यादा नहीं लगाना। उसके अलावा मेरा जो लेक्चर पढ़ रहे हो, इस लेक्चर में क्या पढ़ा होगा आपने? क्वेश्चन ही तो थे, 1-2 फॉर्मूला या डेफिनेशन, और वो सुननी है, सुनते ही समझ में आ जाता है। मोस्ट ऑफ द गाइज अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सुनते ही समझ आएगा जो मैं करवा रहा हूँ। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो आपके लिए सब कुछ नया सा लगेगा, क्योंकि दिमाग को पहली बार ऐसा लगता रहा है ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, अजीब चीज है, पढ़ाई अजीब है, क्योंकि करता तो है नहीं, वो प्रैक्टिस उसकी है नहीं। जैसे ही प्रैक्टिस करोगे आपको पढ़ाई बड़े आसान लगने लग जाएगी। मेरा ऐसा लगेगा मैं बहुत स्लो स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। जो एडवांस लेवल के बच्चे होते हैं वो जनरली मुझे बोल देते हैं सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, क्योंकि मुझे पता है कि उनको सब आसानी से समझ में आ रहा है, तो उनको फास्ट पढ़ाना पड़ता है। आप लोगों को अगर स्लो पढ़ाया जा रहा है, आप लोगों के बैचेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, उसका रीजन ये है, समझ लेना किस लिए बैचेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कि जो बच्चे फास्ट कैचअप करते हैं, जो होमवर्क करते हैं, उनको फास्ट चाहिए पढ़ाई। जो होमवर्क ही नहीं करते हो तो डेफिनेशन दोबारा से पूछेंगे और मुझे करवानी पड़ेगी, तो बाकी के बच्चे वो बोर हो जाएंगे, यार क्या यार 1 घंटे में सर ने 4 डेफिनेशन करवाई है बस, इससे बढ़िया तो हम खुद ही पढ़ लेते घंटे में, हमारी स्पीड ज्यादा अच्छी है पढ़ने की। समझ में आ रही बात? इसलिए बैचेस अलग किए जाते हैं। लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, जो प्रैक्टिस नहीं करते उनको तो पास होना, बस थ्योरी बता दो, पेपर में आएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्लास के एग्जाम में ही आ जाएगा, बस काफी। तो कभी देखते ही नहीं है। तो डिफरेंसेस सोच लेना जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर वो एग्जाम्पल सीधा है, डेल्टा एस यू 0 होगा, ठीक है, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा, इंटरनल एनर्जी 0 है तो डेल्टा एस की वैल्यू 0 से ज्यादा है। डेल्टा एस जो होता है वो ये होता है, क्यू रिवर्सिबल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, ये भी हमें पता है। डेल्टा जी जो है वो एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ठीक है। जी सिस्टम का कम है 0 से, 0 है, जी की वैल्यू 0 है, क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, क्या होगा? डेल्टा जी इक्वल नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के। अब देखो भाई, ये 2 फॉर्मूलाज रह गए इस लेसन के, ठीक, ये भी डायरेक्ट आए, इनकी कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, 2 नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अब ये क्या फॉर्मूला है, डेल्टा जी जो होता है वो नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के होता है, ठीक है। अब जरा ये जो फॉर्मूला है, रुकिए, अब ये जो फॉर्मूला है इसको मैं 132 है ना पेज नंबर 132, ऑलरेडी 132 थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर आएगा 145 नहीं है 144, ठीक है 144 पर है, याद रखिएगा पेज नंबर अभी पूछूंगा आप लोगों ने। डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के होता है, ये फॉर्मूला मैं आपके यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। थर्ड ला था ना इससे पहले, यहां पर लिख रहा हूं भी डेल्टा जी जो है नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग के मतलब के स्टैंड फॉर इक्विलिब्रियम। यस, क्लियर है सबको? यस सर। ये भी एक फॉर्मूला है डेल्टा जी को निकालने का, और यहां पर मैं लिख सकता हूं नेगेटिव 2.303 आर टी नेचुरल लॉग की जगह लॉग लग जाएगा, और के बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, वैसे तो ये नेक्स्ट लेसन में आना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम उसको यहाँ पर डिफाइन जरूर करेंगे, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। क्लियर है बेटा सबको? यस ये सर। फॉर्मूला था क्लियर है। तो उसके अंदर आता है। अब कहाँ पर थे हम, चलिए 144 पेज नंबर था ना, यस सर। ठीक है, ये रहा। यस सर, बॉडी को तो देखिए भाई, तो इसी को इन्होंने लिखा रखा है के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आया हुआ है, ठीक है, मैंने के की जगह पर के इक्विलिब्रियम लिख दिया सीधा सीधा। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस एक ये फॉर्मूला मिस हुआ था, ठीक है। जब हम इधर उधर से नोट्स बनाते हैं, कुछ और पंगे करते हैं, तो एक आधा फॉर्मूला इधर उधर छोटा मोटा फॉर्मूला गायब हो जाता है, तभी आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोग एनसीईआरटी सॉल्व जरूर करें, उसके अंदर मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला कवर हो जाएंगे। जब मेंस और एडवांस लेवल करेंगे शायद कोई एक फॉर्मूला हमसे और भी मिस हो गया हो, ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस है हमारे पास, हमें खुद ही स्लाइड देखनी पड़ती है, खुद ही सिस्टम बनाना पड़ता है, तो हमारे पास सिलेबस इधर उधर से उठाना पड़ता है, जिसमें कोई एक आधी स्लाइड मिस हो सकती है। तो एक आधे फॉर्मूले से मुझे नहीं लगता 90% आप कर चुके तो 10% से आपको कोई फर्क पड़ने वाला। आप जैसे न्यूमेरिकल देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये फॉर्मूला भी, उसको नोट्स में नोट्स कीजिए, बस बात खत्म। तो देखिए भाई, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ फंक्शन क्वांटिटी यूज्ड एज डिटरमाइन हीट चेंज के लिए यूज होता है इंडिपेंडेंट पाथ। ये सब कॉमन क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ द ऑक्योरेंस ऑक्योर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन के लिए क्या होता है भाई, क्यू जीरो होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ द ऑल एलिमेंट देयर स्टैंडर्ड स्टेट। यूनिटी होती है, जीरो होती है, स्टैंडर्ड स्टेट में सभी एलिमेंट की एंथैल्पी को जीरो लिया जाता है, ये भी जानते होगे, है ना। यस सर। डेल्टा यू स्टैंडर्ड ऑफ combustion of methane is x mole kilojoule per mole. The value of enthalpy delta h is, अब डेल्टा एच की वैल्यू बताओ। डेल्टा यू की वैल्यू है स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस एक्स किलो जूल पर मोल, तो डेल्टा एच जो होगा बराबर यू होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, इक्वल जीरो होगा। क्या होनी चाहिए डेल्टा एच की वैल्यू, बता सकते हो? एच की वैल्यू, मीथेन जल रहा है, ये आएगा, ये लीजिएगा, मीथेन को जला रहे हैं, डेल्टा एनजीआरटी का फॉर्मूला यूज करके ही बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। दोनों गैस हैं, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, ये सॉरी ये 2 मोल है, ठीक है, ये भी 2 मोल है, लेकिन ये लिक्विड है, इसको तो छोड़ दो। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 1 है, माइनस रिएक्टेंट कितना है 3 है, तो -2 आ गया। -2 आने पर डेल्टा एच को कैलकुलेट करो, ये ज्यादा होगा कि कम होगा समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ये क्वेश्चन था, काम का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 काम का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो थ्योरेटिकल तो आपको जस्ट पढ़ने हैं, पढ़ने में तो मंत्र ही नहीं पढ़ने, मैं ही 5वें क्वेश्चन पे सीधा आ गया, आप लोग आसानी से रीड कर सकते हैं। अब देखिए, द एंथैल्पी ऑफ द कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाई हाइड्रोजन। मीथेन की दे रखी है, ग्रेफाइट की दे रखी है, डाई हाइड्रोजन की दे रखी है, यानी कि H2 डाई हाइड्रोजन कार्बन ग्रेफाइट, combustion of methane, graphite and dihydrogen at 298 Kelvin R। तो ये तीनों को, मीथेन को और CH4 को,
तीनों को ऑक्सीजन के साथ जला रहा है, तीनों को, और उनकी एंथैल्पी बता रखी है 298 केल्विन के ऊपर। 298 केल्विन होता है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर उनको आग लगाई। एक से मिले 890 किलो जूल पर मोल, एक से 393, मीथेन से 890 मिल रहे हैं, ठीक है, जो पहले लिखा वो पहले, ग्रेफाइट से 393 कार्बन को जलाने से, और डाई हाइड्रोजन से कितने मिल रहे हैं, डाई हाइड्रोजन से 285, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, CH4 की एंथैल्पी बतानी है, बिल्कुल सिंपल है। CH4 कार्बन और हाइड्रोजन की एंथैल्पी आपको पता है, रिएक्शंस पता होनी चाहिए। देखिए सॉल्यूशन क्या है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन CH4 गैस बन रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता नहीं कितनी है, यही तो निकालनी है ना। उसने बोला मीथेन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो, तो कार्बन की आपको एंथैल्पी ऑफ पता है, कार्बन को जब बर्न करते हैं उसकी एंथैल्पी दे दी इसमें कितनी है। CH4 को बर्न करने हैं तो एंथैल्पी निकल रही है इतनी, कार्बन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ 393, हाइड्रोजन को कर रहे हैं 285 माइनस की। अब आपको क्या निकालना है, आपको C प्लस H2CH4 निकालना है। समझ में आया, ये वही क्वेश्चन है जो हमने किया था, वैसा ही है। अब Yes, देखो sir. आपको चाहिए CH4, CH4 कहां मिल रहा है, मिल रहा है कहीं पे CH4, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2, थर्ड इक्वेशन को, थर्ड ये रही, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, H2 प्लस O2, ये H2 ये O2 बनेगा क्या, नहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। अब ये क्या कह रहा है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/2 वी गेट, तो हमें मिलता है H2 प्लस O2 H2O, H2 और O2 से H2O मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, ये भी देखते हैं। एडिंग द इक्वेशन 2 and 4, सेकंड और 4 को ऐड करना है, सेकंड और 4 को, इन दोनों को ऐड करना बाद में, तो हमारे पास आएगा कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इनकी एंथैल्पियां भी उसी तरह से मल्टीप्लाई और ऐड होने वाली हैं, याद रख लेना, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा तो ऐड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, अब इक्वेशन नंबर 6 देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, पलट दिया इसने, बस कुछ नहीं किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर CH4 प्लस O2, तो इसकी एंथैल्पी ये आ गई। अब कार्बन प्लस हाइड्रोजन CH4 बना रहे हैं, उसकी एंथैल्पी अब कैसे निकलेगी, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दो, 4 और 5, ये रहा 4 और ये रहा 5, इन दोनों को ऐड करते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीजन, तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये तीनों ऐड हो रहे हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कैंसिल आउट कर देगा क्या, देखो भाई, हाइड्रोजन आया, ठीक है, कार्बन आ गया, ठीक है, 4 and 5, 6, सॉरी गलत बोला मैंने, 5 and 6, इन दोनों को देखना, 5 और 6, तो क्या होगा, कार्बन बिल्कुल एक साइड है, हाइड्रोजन बिल्कुल एक साइड है, ऑक्सीजन इस तरफ ऑक्सीजन और इस तरफ ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे को काट देंगे। समझ में आ रहा है ये, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक दूसरे को काट देगा, वाटर भी एक दूसरे को काट देगा, बचेगा क्या, कार्बन प्लस हाइड्रोजन CH4 बना रहा है, यही आएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो दोनों को इनको ऐड करेंगे, जो प्लस का जो माइनस का, दोनों को माइनस करेंगे, -74.8 आएगा। यस, समझ में आया ये सबको, Yes, sir. आ गया. क्या तिकड़मबाजी हुई है, ध्यान सर मल्टीप्लाइंग वाला स्टेप नहीं आया था सर, मल्टीप्लाइंग वाला मैं बताता हूँ, सुनिए। अब देखिए ये 3 इक्वेशन है, पहले मैं इन इक्वेशनों को मार्क करता हूँ, फिर देखिएगा। पहली इक्वेशन ये तो उसने कंबशन के लिए दिया था, गिवन है। दूसरी इक्वेशन भी गिवन थी, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, पहले CH4 के साथ कुछ बन रहा था। तीसरी इक्वेशन भी गिवन थी, ये तीनों तो गिवन है। अब वो कह रहा है इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना। अब वो 2 मैंने सेकंड वाला बोल दिया था, 2 से मल्टीप्लाई करना ओनली, थर्ड को 2 से, थर्ड इक्वेशन को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई किया गया। समझ में आया? यस सर, आगे तो ये 2 से डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। आपस में इक्वेशनें मल्टीप्लाई नहीं होती हैं, वो मैंने गलत बोल दिया था। वो थोड़ा मैं जल्दी के चक्कर में हूँ कि ये क्वेश्चन हो जाए, इससे नेक्स्ट भी कोई देख ले, ठीक है, वरना भी टाइम होने वाला है। तो यानी सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 डिजिट है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ही फोर्थ इक्वेशन है। सीधी सी बात है, ये दोनों सेम है, ओनली 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय 2। यस, क्लियर है? यस। अब उसने कहा 2 और 4 को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन 2 and 4। तो फोर्थ में सेकंड वाली इक्वेशन को जोड़ना है, तो ये सेकंड वाली इक्वेशन थी,
और ये फोर्थ वाली इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, ऐड करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है पहली में, तो देखो भाई कार्बन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, पहले सेकंड इक्वेशन पूरी लिख दी मैंने, लिख दी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फोर्थ इक्वेशन कौन सी थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ये रहा और ऑक्सीजन यहाँ पर ऑलरेडी है, क्योंकि ऑक्सीजन उसमें एक था, इसमें एक है, तो दोनों का टोटल 2 इसने कर चुका है, तो 2 बार ऑक्सीजन जोड़ चुका है। फर्दर बनेगा क्या, इसमें वाटर भी बन रहा था, वाटर यहाँ पे लगा के चिपका दिया। यस क्लियर है, यस सर आगे। इन दोनों को Yes, sir. ऐड करने से रिजल्ट ये बना। अब ये क्या कह रहा है, रिवर्सिंग द इक्वेशन 1 इक्वेशन को पलट दो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या बनाएगा, CH4 और ऑक्सीजन। अगर आप रिएक्शन को पलट रहे हो, उल्टा लिख रहे हो, तो यहाँ जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। यस क्लियर है, यस सर। यस सर। 890 था, पलट दी इक्वेशन, 890 प्लस का हो गया माइनस की जगह। अब उसने क्या कहा, एडिंग इक्वेशन नंबर 5 और 6 को ऐड कर दो, बस ये 5वीं थी और ये 6 थी, इन दोनों को भी ऐड कर दिया। यस क्लियर है बेटा, यस सर हो गया। यस सर क्लियर है। बस ठीक है, तो समझ लीजिए सीधा सीधा आपके पास आंसर जगलिंग है और कुछ नहीं, ऑप्शन 1 आपका क्लियर होगा। यानी कि किसको जोड़ें, किसको घटा करें, किसको बैलेंस करें, किसको काटें, ये सब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए क्या है, चाहिए ये चाहिए, बस इतना याद रखना, जो चाहिए है उसके हिसाब से आपको तिकड़मबाजी करनी है, सारी प्रैक्टिस करेंगे अपने आप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम है क्या, हो ही चुका सर है, है, भी एक करवा दो। चलो एक करवा देता हूँ, 5 मिनट हो रहे हैं, मेरे को नेक्स्ट क्लास फिर स्टार्ट करनी पड़ेगी। A reaction A, B and C, D plus Q is found to have a positive entropy change. Entropy change पॉजिटिव बता दिया उसने, सीधी सी बात है। डेल्टा G एंट्रोपी क्या होता है भाई, डेल्टा S पॉजिटिव है, सीधी सी बात है। आगे देखिए, द रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। याद है मैंने अभी एक टेबल करवाई थी, ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव, फलाना धिमकड़ा, एंड बैंड भिवानी बस स्टैंड। यस सर। बस फिर अभी वहीं जाना है, तो देखिए इसमें वही देखना है, वो क्या कह रहा है कि फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोपी, एंट्रोपी पॉजिटिव है, ABCD एक रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डेल्टा H जो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है भाई, इसने बोला प्लस Q मतलब हीट है, ये याद रख लेना, बस यहां पर मैं इसको मेंशन कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। Q बोले तो हीट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें मिल रही है, साथ में CD प्रोडक्ट बना, Q मिल गया, मुझे मिली हीट, मुझे मिली तो नेगेटिव। यस क्लियर है सबको, यस सर। डेल्टा, हाँ बेटा ठीक है। तो डेल्टा S इसका मतलब पॉजिटिव, ये उसने दिया था, ये गिवन है, उसने कहा ना डेल्टा S पॉजिटिव है, गिवन। क्लियर है, यस सर। तो ये गिवन है। अब क्या कह रहा है, देन डेल्टा G इक्वल नेगेटिव, डेल्टा G नेगेटिव कब होगा, बस ये आप आपको सोचना है। देखिए डेल्टा H नेगेटिव है, बिल्कुल उसने यहाँ पर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H नेगेटिव है, T कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। डेल्टा S ऑलरेडी पॉजिटिव उसने दे रखा है, ये अगर पॉजिटिव है टोटल टर्म ये होगी नेगेटिव, और ये उसने नेगेटिव दे रखा है, दोनों को जोड़ देंगे तो हर टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे निकाल लो, ये ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा। यस क्लियर है, यस सर क्लियर है। स्पॉन्टेनियस टू यस सर क्लियर है ना, बस सिंपल क्वेश्चन, जगलिंग था, माइंड जगलिंग गेम, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है भाई, अगला क्वेश्चन भी देख लें क्या, टाइम देख लेते हैं पहले, चलो देख ही लेंगे 2 मिनट में। इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ए सिस्टम एंड हीट एब्जॉर्ब होती है, क्यू की वैल्यू दे रखी है, क्यू है 701 जूल, सिस्टम ने एब्जॉर्ब की, मतलब मैंने दी तो पॉजिटिव। यस क्लियर है, यस सर। 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने मेरे ऊपर काम कर दिया, वर्क विल बी नेगेटिव, यस और नॉट। यस सर। वर्क हो गया नेगेटिव, हीट हो गई पॉजिटिव, यू निकालना है, कुछ नहीं करना, ये लो बात ही खत्म, शुरू होते ही खत्म हो गया क्वेश्चन। बताओ क्या करना था इसमें, है ना, क्लियर है, यस सर क्लियर है। बस ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो कुछ भी नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगेगा वो NGRT वाला, सीधा NGRT, डेल्टा H इक्वल U प्लस NGRT। और देखो इन्होंने ना कितना अच्छे तरीके से बता रखा है कि क्या क्या सोचना है, ये जो बल्ब जगा रखा है ना, ये आपके दिमाग का बल्ब है, ये 2 पॉइंट जो है ये सोचने के लिए है कि बेटा ये सोचो
ऐसे ऐसे लगेगा इसमें, ये हिंट दे दिया और फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ये रिएक्शन अगर नहीं आती तो इसको याद कर लो और फिर इसको बैलेंस खुद करो, समझ गए? उसके बाद आंसर निकालो, सो सिंपल इट इज। यस, क्लियर है? यस सर। देख लो अब 15 मिनट में 7 क्वेश्चन कर लिए हमने, क्या मुश्किल है बेटा? 10 क्वेश्चन करना है एनसीईआरटी के, 7 क्वेश्चन 15 मिनट में, आप लोग आधा घंटे में कर लोगे, ज्यादा ज्यादा सॉल्यूशन आपके पास है, नोटबुक और पेन से लिख कर करना है, आधे घंटे में 7 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर उसके बाद में 2 क्वेश्चन मेंस के उठा लो, फिर उसके बाद 1 क्वेश्चन एडवांस का। एडवांस के क्वेश्चन में मानता हूँ पहले दिन आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, केमिस्ट्री का 1.5 घंटा तक लगा सकते हो, केमिस्ट्री में 3 घंटे तो मिनिमम लगाना है दोनों सब्जेक्टों पर, 3 से 4.5 घंटे, बस इतना ही तो करना है, हर रोज का सिर्फ इतना काम पूरे साल में बहुत बड़ा बन जाएगा, यही बात बोल रहा हूँ सर। और अगर इतना कर लिया दैट विल बी मोर देन इनफ। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, उसके बाद में जो कोई डाउट